मेरा लक्ष्य ही मेरा सपना है और मैं उसे परिश्रम करके हासिल कर ही लूँगा। नमस्कार, स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला पे। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी चल रही है, जिसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका फिजिक्स का जो पार्ट है उस पे 113 नंबर के क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके पहले के जो 112 तक के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। 112 तक के जो फिजिक्स का क्वेश्चन है और जो आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पार्ट है वो सब अपलोडेड है। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। आपको बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे पार्ट हैं और मेनली अगर मैं बात करूं सबसे इजी अगर जो पड़ेगा वो पार्ट आपका फिजिक्स ही पड़ेगा। अगर आप इनमें से 50 में से कम आप 45 टू 47-8 के आसपास क्वेश्चन टच कर जाते हैं। टच का मतलब है कि करेक्ट टच, तो आप समझिए कि बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें सबसे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहने वाला आपका पार्ट बनेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप जाके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको उसका स्तर पता चल जाएगा मैथमेटिक्स का। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी नई सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली। फिजिक्स का जो पार्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों को आपको सब देखने को मिलेगा और डिटेल काफ़ी कुछ नई सारी टेक्निक्स, नई नई बातें मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते? बस एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्त ही आपके सबसे हितैषी और सबसे बेहतरीन समझिए कि क्लोज होते हैं, तो जिनसे आप अपने सभी दुख दर्द शेयर कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 113 नंबर का, कि नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा जो लेंस की शक्ति है वो प्लस का 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो इनमें से कौन सा सही होगा डियर? तो देखिए कैसे करना है आपको मैं ये बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f होता है, जहाँ f किस में होता है? मीटर में होता है, ये बात हमको पता है। अब यहाँ से अगर हम f की बात करें तो f इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पे p कितना है हमारा? प्लस का 2.5 डायोप्टर है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे 1/2.5। अब इसको जैसे ही आप करिएगा, दशमलव हटाइए 10 आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 0.4। ये आपका इतना मीटर आएगा। फोकल डिस्टेंस कितनी आ गई? 0.4 मीटर में आ गई। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस में सारे किसमें दिए हुए? सेंटीमीटर में है, तो आपको बता दें यहाँ फोकल डिस्टेंस किसमें है? पॉजिटिव आ रही है, मीटर में है। अब f इक्वल टू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए 0.4 इंटू 100 करिएगा जैसे, तो आ जाएगा ये 40 सेंटीमीटर। वो भी कैसा? पॉजिटिव, चूंकि फोकल डिस्टेंस क्या है हमारी? पॉजिटिव आ रही है और 40 सेंटीमीटर आ रही। पॉजिटिव फोकल डिस्टेंस किसकी होती है? तो हमको पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकल डिस्टेंस पॉजिटिव, और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस की फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये जो बात कर रहा है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा जो लेंस की शक्ति इतना है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमको पता चला कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस होगा, और कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा डियर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है वो किसके द्वारा आपको निर्धारित की जाती है या नियंत्रित की जाती है? कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, कंट्रोल्ड बाय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है आंख की पुतली। ये सभी आई ह्यूमन आईज के पार्ट हैं, लेकिन इनमें से जो काम कह रहा है कि लाइट को कंट्रोल करने की, यानी कि जो आपका आंख होता है, मान लीजिए ये आपकी पुतली है, इसमें से जितनी लाइट जा रही है, अगर ज़्यादा लाइट जाएगी तो ये अपने आप को क्या कर देती है? सिकोड़ लेगी, और सिकोड़ लेने से इसकी साइज, किसकी? पुतली की साइज छोटी हो जाएगी, जिससे उसके अंदर से, क्योंकि पुतली से ही होकर के प्रकाश अंदर जाता है, आंख में प्रवेश करता है, तो जब पुतली छोटी हो जाएगी तो उसमें से कम लाइट अंदर जाएगी, यानी कि जितनी जरूरत होती है उतनी ही लाइट को पुतली आपके अंदर जाने देती है आंख के। और अगर कहीं आप अंधेरे में खड़े हो गए तो ये अपनी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेगी, ऑटोमेटिक ये काम होता है ना।
बड़ा कर लेगी, जिससे ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा कुछ मात्रा बढ़ जाएगी लाइट की जो आँख में एंटर कर रही होती है। तो इस तरह से पुतली आँख की जो हमारी होती है वो हमारे अंदर प्रवेश, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल या नियंत्रित करती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा डियर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु, दूर का बिंदु जो है वो अत्यंत से निकट आ जाता है ना, अनंत, सॉरी अत्यंत नहीं है, अनंत से निकट आ जाता है, तो वो कौन सा दोष होगा? चलिए मैं आपको इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। बच्चों को बड़ा सारा कन्फ्यूजन लगा रहता है, दृष्टि दोष कौन सा है, निकट बिंदु, दूर बिंदु, ये सब क्या है ना। तो सब आपका कंफर्म हो जाएगा। देखिए ये है आपका, यहाँ पे देखिए ह्यूमन आई की जो रेंज होती है ना, रेंज ऑफ ह्यूमन आईज, रेंज ऑफ आईज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये जो बिंदु होता है ये 25 सेंटीमीटर, और ये आपका इन्फिनिटी। तो हमारी जो आंखें हैं बिना किसी लोड के, बिना किसी वजन के मिनिमम कितना स्पष्ट जो देख सकती हैं, वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम अनंत तक देख सकती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, राइट। और इसको बोलते हैं फार पॉइंट, इन्फिनिटी को। फार पॉइंट का मतलब हो गया दूर, दूर बिंदु, और नियर पॉइंट का मतलब हो गया निकट बिंदु। तो इसने क्या कहा कि भाई वह दोष जिसमें दूर का बिंदु अनंत से कहाँ जाता है, निकट आ जाता है। जो इन्फिनिटी पे पॉइंट है वहां से अब ये कहाँ पर आ गया, यहाँ कहीं पे आपका आ गया, अनंत से हट करके किधर आ गया, आपकी फाइनाइट डिस्टेंस पे चला आया। तो अब होगा क्या, यानी कि जो दूर की चीजें हैं वो स्पष्ट अब नहीं रही। एक चीज आपको बता दें कि दोष आप पहचानेंगे कैसे। तो अगर आपका कहीं पे दूर दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो दोष होता है वो वाली चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो इसका मतलब दूर की चीज स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, तब दूर दृष्टि दोष होगा। और अगर निकट की बात कर रहा है तो निकट वाले में भाई निकट वाली चीज स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो आपको यहां से पहचानना इस सिचुएशन में कि इसने क्या कहा, दूर का बिंदु कहाँ आ जाता है, अनंत से हट के निकट में आ जाता है, नजदीक में आ जाएगा। जैसे मैंने बता दिया आपको कि मान लीजिए बिंदु ए पर आपका जो अनंत पे, इन्फिनिटी पे था, वो अब कहाँ पे खिसक के आ गया, ए पे आ गया। ए पे यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया। तो अब जो मान लीजिए यहाँ कहीं पे वस्तुएं होंगी ए से दूर, ए से दूर जो मैं एरो बना रहा हूँ, वो चीजें हमको साफ नहीं दिखाई पड़ेंगी, है ना। यानी दूर की चीजें वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन नजदीक की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं हमको स्पष्ट एवं साफ सुथरी दिखाई पड़ेंगी। तो हमारा दोष कैसा बना, निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा डियर, निकट दृष्टि दोष। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन कह देता कि आपका जो दूर बिंदु है वो नजदीक ना आया, निकट बिंदु अगर दूर चला जाता तो क्या होता, तब आपका इसका ठीक उल्टा आंसर हो जाता कि दूरदृष्टि दोष, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक आपको टेक्निक और ट्रिक बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में कह दिया कि भाई चूंकि ये इधर तो खिसक नहीं सकता, खिसकेगा किधर में, राइट साइड में, 25 सेंटीमीटर वाला राइट साइड में जाएगा आगे की तरफ, और इन्फिनिटी वाला आएगा तो पीछे की तरफ आएगा। तो निकट अगर आ रहा है तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर जा रहा है तो दूर दृष्टि दोष। बस इतना भी अगर ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर का, एक व्यक्ति जो है वो समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए आंखों से रख कर, यानी कि आंखों के नजदीक लेकर के आकर के पढ़ता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसको नजदीक वाली चीजों को देखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, जबकि वो दूर की चीजों को स्पष्ट देख सकता है, राइट। तो उसको कौन सा दोष हुआ, अभी मैंने ऊपर में बताया, जो चीज स्पष्ट देख सकता है समझ लीजिए कि वही वाला दोष है ना। या यूं कह लो कि जिसमें उसको उसका उल्टा हो जाएगा कि अगर नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहा है तो उसका उल्टा दूरदृष्टि दोष, है ना। तो आप इसी को याद रखिए, सीधा वाला, कि जिस चीज को इजिली देख पाता है वो वाला ही दोष होगा। तो देखिए जैसे ये क्या किया, समाचार को सहजता पढ़ने के लिए आपको क्या किया, आंखों से एकदम सटा लिया ऐसे, इसका मतलब उसको नजदीक वाली चीजें नहीं दिख रही हैं, दूर की दिख रही हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका सही आंसर, तो दूरदृष्टि दोष इसमें बन जाएगा। क्या सही होगा आपका,
दूरदृष्टि दोष। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी डियर, और अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को अगर हो सके शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक के साथ। अब अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको सब इसमें नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। देखिए, कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, जिसका विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है ना। मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, यहाँ पे समझिएगा इसको। ये प्रिज्म है, ये एक लाइट है, व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, और इस तरह से गई, और इसमें क्या कहा कि ये एक इस तरह से वर्ण विक्षेपण होता है। तो जिसमें आपका ये बोलता है कि जो सबसे ऊपर होता है कौन, बैगनी रंग जो है अधिक मुड़ता है, यानी सबसे नीचे रहेगा आपका वायलेट, और ऊपर में लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, तो यानी कि ऊपर में रहेगा रेड, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसकी तरंगदैर्घ्य, देखिए अब इसमें जो तरंगदैर्घ्य का रिलेशनशिप है वो आपको दिया गया है ना। तो तरंगदैर्घ्य जो होती है, जो सबसे कम मुड़ता है ना, उसकी तरंगदैर्घ्य ठीक उल्टा होता है, जो ज्यादा मुड़ेगा उसकी तरंगदैर्घ्य कम, जो कम मुड़ता है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा। तो रेड की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि वायलेट की तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य को किससे लिखा जाता है, तो लैम्ब्डा से लिखा जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, तो एंगस्ट्राम बोलते हैं, और ए के ऊपर ऐसे बिंदी लगा के लिखा जाता है। तो देखिए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कि रेड की जो तरंगदैर्घ्य है वो ज्यादा होती है किससे, बैगनी की तरंगदैर्घ्य से। लेकिन इसका उल्टा अगर ऑप्शन में दे देता, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू न्यू और लेमडा, न्यू इंटू लेमडा, जहां पे न्यू क्या होती है बच्चों, आपको बता दें, आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति। तो अगर हम लेमडा की बात करें, तो लेमडा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या यू, जो ये दोनों यानी न्यू और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर जहां ज्यादा होगी लेमडा, अगर लेमडा ज्यादा होगा तो न्यू यानी कि आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। अगर लेमडा कम होगी तो आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये आपको लेमडा की बात कर रहा है, तो अगर अगर मैं आवृत्ति की बात करता, तो आवृत्ति रेड की क्या होगी, सबसे कम, जबकि वायलेट की क्या होगी, सबसे अधिक। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आवृत्ति का भी क्वेश्चन इजीली बना सकता है, और काफी अच्छे से, इनमें भी कंफ्यूजन खूब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल से देखने पे आकाश का रंग, है ना, चंद्रमा के धरातल से जब हम आकाश को देखते हैं तो उसका रंग कैसा दिखता है, तो ये काला दिखता है। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 119 नंबर का, 119 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आपको ये बताना है। देखिए, इसने क्या कहा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकल डिस्टेंस हमने ले ली, कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये दर्पण कैसा है, अवतल, तो फोकल डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव ली जाएगी फॉर्मूले में रखते वक्त, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब आगे जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो वस्तु रखी हुई है ना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इतना ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी, तो यू का मान कितना है, चूंकि ये बाईं तरफ रखी जाती है हमेशा, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आपका ये होगा। आगे कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु, तो ऊंचाई यानी कि h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ये भी प्लस लिया जाएगा, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मली वस्तु क्या होती है, ऊपर में रखी जाती है। इस तरह से आपका जो दर्पण होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, तो ये इस तरह से वस्तु रखी गई है और ऐसे लाइट बन रही है ना। और ये जो डिस्टेंस है यू इक्वल टू आपका ये है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये बाईं तरफ है इसलिए नेगेटिव लिया गया है, और इसके दाहिनी तरफ जो होगी, जो पोल से दाहिनी तरफ, वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो अब कह रहा है, इसमें हम सबसे पहले v निकाल लेते हैं, v, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो फार्मूला होता है इसको लगा देंगे, तो माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/v, और माइनस का 1/20 ये बन जाएगा। इसको इस साइड में भेज दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा 1/v इक्वल टू 1/20 और माइनस का 1/15, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 5 चौके 20, 5 कॉमन ले लीजिए तो 4, और 5 3 15, 4 3 12, 5 60, ये हो जाएगा 60, और 60 से ये बन जाएगा 3 और माइनस का 15,
चौके 60 माइनस का 4 इक्वल टू -1/60 ये आपका बन गया। तो जो v का मान आ गया v इक्वल टू अगर हम करें तो माइनस का आपका आ गया 60 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता चलता है कि ये जो v है वो दर्पण के क्या है, बाईं तरफ जो है आपका की बाईं तरफ की दूरी है। तो जाहिर सी पता चल गया, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो बाईं तरफ ही बनेगा, एक ही केस में राइट साइड में जाता है इमेज, है ना। तो यहां से अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालने से ही यानी m का मान, तो m बराबर क्या होता है -v/u होता है, बराबर माइनस ऑफ -60 और बाई में u कितना है हमारा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस ये एक माइनस बचा रहेगा, 20×3=60। तो m का मान हो गया आपका -3 और हमको पता चल गया ये कि m का मान है नेगेटिव। लेकिन अब आपको पता भी है कि एक आवर्धन का फॉर्मूला ये भी होता है h'/h, राइट, जहां h' क्या है इमेज की साइज है और h क्या है ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की साइज होती है। तो h' बराबर, अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे -3 और इनटू में, और h का मान कितना दिया हुआ है 5, तो इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर। h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई -15 सेंटीमीटर। अब डरिए नहीं कि माइनस लिखा हुआ तो ये छोटा हो गया ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो ये साइन दिखा रहा है माइनस का, इसका मतलब है कि इमेज उल्टा है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपकी वस्तु है वो ऊपर की तरफ है यानी सीधी है, पॉजिटिव ली जाएगी। इसका मतलब इमेज नीचे की साइड में है ना। तो इमेज नीचे की साइड में यानी कि उल्टा क्यों होता है, उल्टा इमेज क्या होता है वास्तविक होता है, वास्तविक इमेज ही क्या होगा उल्टा होगा। तो हमको यहाँ से क्या मिला कि वास्तविक है, इमेज कैसा है वास्तविक है, और साथ ही साथ में कैसा है उल्टा है। और उल्टे के साथ साथ में कैसा है, इमेज की साइज देखिए, वस्तु कितनी थी 5 सेंटीमीटर की, तो इमेज कितना बड़ा बना 15 सेंटीमीटर का, तो ये क्या बन जाएगा बड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे पूरी चीजें बता दी स्पष्ट रूप से। बच्चों अगर आपको ये कभी पढ़ने में नहीं आया होगा या समझ नहीं आया होगा तो ये आई होप कि, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको इसमें जरूर समझ में आ जाएगा, अब इसमें कभी डाउट नहीं रहेगा। तो सही आंसर क्या बन जाएगा डियर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। काफी जबरदस्त और झक्कास क्वेश्चन है ना, झक्कास इन द सेंस कि बहुत ही मजेदार, आपको मजा आने वाला है ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, और आपको टेढ़ा भी लग रहा होगा कि सर ये क्या पूछ लिया, लेकिन हम जो बताने वाले हैं आपको लगेगा क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु में 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर को nm लिखा जाता है ना। तो तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान दिया हुआ किसमें, लेमडा इन एयर, तो लेमडा ए दिया हुआ है आपको 750 नैनोमीटर, nm लिख देते हैं। अब कह रहा है ये किसमें है एयर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेमडा ए कितना है 750 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं नैनोमीटर, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है, तरंगदैर्ध्य वाला एक प्रकाश है जो कि यहाँ पे ध्यान देना, ये एयर है, एयर है, और ये आपका क्या है ग्लास है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम नंबर 2 है। अब इसने क्या कहा कि एक एयर है ना, जो कि सॉरी एक व्हाइट लाइट है जो कि वायु से होकर के कांच में जा रही है। अब जरा ध्यान देना, एयर क्या है, एयर आपका विरल माध्यम है, सघन में जा रही है, तो प्रकाश की किरण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी। जब डाउन होगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इस तरह से अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ग्लास में जो स्पीड है वो हो जाएगी कम, है ना। तो कितनी हो जाएगी ग्लास में स्पीड, तो हमको एक फॉर्मूला पता है डियर कि मीडियम का अपवर्तनांक जो होता है, यहाँ अपवर्तनांक भी दिया हुआ है एन जी कितना है 1.5, यानी कि जो ग्लास का अपवर्तनांक है वो कितना है आपका 1.5, है ना। तो अब यहाँ पे होता है C बाई आपका V, जहां V क्या है ग्लास के अंदर प्रकाश की चाल। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू C/mg। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 3 × 10⁸ और बटे में हमको जो है ये वैल्यू रख देनी है कौन सी, एनजी कितना है 1 पॉइंट का आपका 5 है। तो यहाँ से हमको स्पीड मिल गई कितना, ये इसको ये कट जाएगा 0 पॉइंट का आपका 2 आ जाएगा, है ना। दशमलव हटाएंगे 30 आएगा, सॉरी ये आएगा पूरा 2 बार में कट जाएगा, राइट। तो ये बन गया आपको स्पीड कितनी मिल गई 2 ×
10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना ये हमको स्पीड पता चल गई किसकी, ये जो ग्लास के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो ये है। लेकिन असल में जो प्रकाश की चाल थी किसमें, हवा में। हवा में प्रकाश की चाल थी 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, याद रखना, जो कि हो गई अब 2 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले, और वायु में जब ये प्रकाश था तो उसकी तरंग दैर्घ्य थी 750 न्यूटन मीटर। अब हमको सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी पता कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी कब, जब ये एयर में थी तब। तो एयर में जब थी इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो v इक्वल टू न्यू और लेमडा होती है, तो यहाँ से न्यू इक्वल टू v। v हम कौन सा लेंगे, तो वेलोसिटी इन एयर, एयर वाली वेलोसिटी लेंगे। तो क्या होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और बटे में क्या हो जाएगा लेमडा। लेमडा कौन सा रखा जाएगा, 750, है ना। ये आपका न्यू हो गया 750, इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 250, राइट। क्लियर है। तो यहां से मिल गया क्या, 10 की पावर 8 बटे 250, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। और हमको पता होना चाहिए कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सभी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वो नहीं बदलती है। यानी आपका लेमडा बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, यानी तरंगदैर्घ्य बदलेगी, उसका वेग बदलेगा, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है, वो बिल्कुल वही की वही बनी रहती है डियर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी क्वांटिटी है या कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, तो उसका सही आंसर है कि उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। तो चलिए अब आगे बताते हैं आपको काम। तो इसका मतलब न्यू हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, फिर वैल्यू रखनी है। अब हमको लेमडा निकालनी है किसमें, लेमडा निकालना है ग्लास में, तभी ना हम अंतर पता कर पाएंगे, क्योंकि इसने क्या कहा, स्लैब में प्रवेश और प्रकाश तरंगदैर्घ्य में लगभग जो परिवर्तन है, डिफरेंस है, वो कितना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से v इक्वल टू न्यू और लेमडा, लेमडा इन ग्लास, क्लियर है। अब ग्लास में तो लेमडा जी और v क्या है, v जी भी लगाएंगे, यानी कि ग्लास में जो वेग है कितना, 2 गुणे 10 की घात 8, ये वैल्यू रखना है अब की बार। और यहां से नीचे में न्यू रहेगा, तो ये बन जाएगा v बाई में न्यू बराबर 2 गुणा 10 की घात 8, और बटे में ये देखिए क्या रहेगा न्यू, यानी कि 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, और बाई में क्या रहेगा 250। क्लियर है। अब ये जो 250 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, लेमडा इन जी इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात 8, और बटे में 10 की पावर 8 और इंटू में 250। ये 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट जाएगा, या यूं कह लीजिए, या जो भी है ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 गुना 250, 2 गुना 250, मतलब कि क्या हो जाएगा 250 गुना 2, यानी कि 500 हो जाएगा लेमडा। ये आपका नैनोमीटर आया। तो लेमडा यानी कि जो ग्लास में उसकी ग्लास की तरंगदैर्घ्य, ग्लास में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी हो गई, 500 नैनोमीटर। जब इतना नैनोमीटर ग्लास में बन गया, अब हमको पता चल गया कि एयर में कितना था, 750 नैनोमीटर, और ग्लास में आ गया 500 नैनोमीटर। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस यानी कि डेल्टा लेमडा की बात अगर हम करें तो लेमडा इन एयर माइनस लेमडा इन ग्लास क्या बन जाएगा, 750 में से 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250 नैनोमीटर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है वो देखिए, सॉल्व कैसे किया जाता है, आपका तो दिमाग एकदम माइंड ब्लोइंग हो गया होगा, आपका माइंड एकदम ब्लो कर गया होगा, है ना। तो मजा तो आ ही गया होगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि फील आपको हर्ट से आप आ ही जाता है कि कैसा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोमांचक रोमांचक क्वेश्चन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। दो लेंसेस हैं, ये भी आपको नया इसमें आइडिया मिलने वाला है। दो लेंस हैं, एक जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मान लीजिए यहाँ पे f1 है आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ध्यान देना उत्तल है तो इसकी फोकल डिस्टेंस कैसी ली जाएगी,
पॉजिटिव। दूसरा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है, तो इसकी फोकस दूरी को F2 अगर कहें तो, और अवतल की फोकल डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव ली जाती है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना। तो संयोजन की जो फोकस दूरी होती है उसकी कितनी होगी, तो मान लीजिए कि फोकस दूरी क्या होती है संयोजन की, f हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है कि दो लेंसेज को जब जोड़ा जाता है तो उनके संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है डियर, याद रखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे लिखते हैं, इसमें देखिए क्या होगा, 1/f इक्वल टू, हम इसमें लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू, जो साइन के साथ में, चिन्ह के साथ में है, तो 1/20 और माइनस का 1/25 बराबर 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 100, राइट। देखिए कैसे, 5 से कॉमन लेंगे, 5 चौके 20, 5 25, 4 पंचे 20, पंचे 100, राइट। ये हो जाएगा एलसीएम। अब 20 से ये 5 बार में 5 माइनस का 25 से 4 बार में, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/100 आ गया, 1/100। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100, और ये किस में है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये 100 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया डियर, बी वाला आपका सही हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे कुछ बच्चे कहते हैं महामैराथन क्लास लाइए, ये लाइए वो लाइए, है ना। तो आपको बता दें डियर कि आप समझ सकते हो कि इतने ही क्वेश्चन बताते वक्त समझाने में समय लगता है, इसीलिए आपको पार्ट वाइज कर करके वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ा थोड़ा कम से कम जो सीखो दुरुस्त सीखो, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए हम आपको थोड़ा ही लेकिन दुरुस्त बताने की कोशिश करते हैं, जितना हमको समझ आता है उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वायु से किस में जा रहा है, जल में जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा ANG, कितना दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ पे आपको GNA निकालना है, तो क्या होता है 1/ANG होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका बी। फॉर्मूला होता है कि ANG इंटू में GNA, ये हमेशा 1 होता है ना। इसको क्या लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं NGA और इनटू में NAG, ये होता है 1। ये NCERT में ये वाला आपका सिंबल यूज होता है, और ये वाला सिंबल दूसरी किताबों में भी यूज होता है। देखिए नॉर्मली हमको लगता है ऐसा वाला ज़्यादा आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल ये क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा और ये इन्वर्स हो जाता है बस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का। एक व्यक्ति को -0.50 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, ये आपको बोल रहा है। दूरस्थ बिंदु मतलब उसकी फोकल डिस्टेंस की बात कर रहा है कि वो कितने पे एग्जैक्ट वर्क कर रही है। तो सीधी सी बात है, P इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला लगा करके इसको निकालेंगे, तो हमारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी लोग बताइएगा कि इसका जो दूरस्थ बिंदु, यानी कि मैंने आपको बता ही दिया कि f की बात कर रहा है, f निकालना है, तो ये फार्मूला लगा करके निकाल के बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका आएगा सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर का क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु क्या हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको ऊपर में जिक्र किया था कि ये देखिए जो आपका निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ये दूर बिंदु होता है इन्फिनिटी पे। तो दूर दृष्टि दोष की बात कर रहा है, जो दोष होता है वो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज खिसकेगी कहीं नहीं। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की चीजें स्पष्ट लेकिन नजदीक की चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, इसका मतलब है। और नजदीक की चीज स्पष्ट नहीं होगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा, कहीं ए पर कहीं पे आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब जो डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, निकट बिंदु, अब वहां से 25 सेंटीमीटर से खिसक करके कहाँ चला गया, दूर खिसक गया। यानी कि जो निकट बिंदु है वो कहाँ चला जाएगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, और इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ, तो इसको भी समझिएगा बढ़िया से। ये सीधे डेफिनेशन पे क्वेश्चन, लेकिन आते कैसे हैं वो क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। एक विद्युत सर्किट में 1 कूलम आवेश है ना, तो
Q इक्वल टू कितना है 1 कूलॉम है। और एक बिंदु ए से, ध्यान देना, एक पॉइंट ए है, ये ए से एक दूसरे बिंदु बी तक कह रहा है किसी चार्ज को, है ना, एक चार्ज Q है जिसका आवेश कितना है 1 कूलम, इसको ले जाने में इसने क्या कहा कि 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होगा किसका, विभवांतर का। तो ये है क्या एक्चुअली, V इक्वल टू रखेंगे 1 जूल, W की जगह पे 1 जूल और बटे में, और Q की जगह पे रखेंगे 1 कूलम। तो मतलब 1 जूल पर कूलम, या यूं कह लो कि 1 वोल्ट आपका बनेगा। तो ये क्या चीज है भाई, 1 वोल्ट का विभवांतर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इनमें से किससे संबंधित है, संदर्भित है। तो बिंदु ए से बी के बीच का जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट का है, ये इस चीज को बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने से मतलब सुंदरता से नहीं है, समझ आने से है। तो ठीक है डियर, एंजॉय कीजिए। इसके बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस, उनको हम अगले वीडियोस में कवर करते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।